संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% एवं दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97% जल महासागरों में है, जो खारा है। जल की राशि का मात्र 2.7% भाग ही अलवण जल या मीठा जल है। 97% भाग महासागरों में है, जो खारा है, और 2.7% भाग ही अलवण जल या मीठा जल है। 2.7%। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य के पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल ही उपलब्ध है। केवल 1% अलवण 2.7% में से भी 70% भाग इसका मतलब बर्फ के रूप में है, और 1% अलवण जल ही मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह 1% जल भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चले जाते हैं। शेष भाग धरातल पर बहता है। वो गिरने वाले वर्षा के जल का 60% भाग चल जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है। कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। जलमंडल का वह भरा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। इसके नाम है भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है, जिसका नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर एवं स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर और महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चता मितीय स्थलों की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चता मितीय वक्र हिप्सोग्राफिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 3800 मीटर 840 मीटर। समुद्र जलमंडल का वह भरा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हुआ हो समुद्र कहलाता है। खाड़ी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। खाड़ी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे का दोनों किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। बे का 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। उसके बाद विश्व के 10 सबसे बड़े तटीय सीमा वाला देश कना इंडिया रुसा हुआ है फिजा में AUAN चीन। कना इंडिया रुसा हुआ है फिजा में AUAN चीन। कना इंडिया रुसा हुआ है फिजा में AUAN चीन। कना इंडिया रुसा हुआ है। विश्व के 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कना इंडिया रुसा हुआ है फिजा में AUAN चीन। कना इंडिया कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस। फिजा में फिलीपींस, जापान। कना इंडिया रुसा हुआ है फिजा में तो कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान। AUAN ऑस्ट्रेलिया, USA, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, USA, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड और चीन। AUAN चीन। 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में
16वें स्थान पर है। 7500 किलोमीटर तटीय लंबाई रेखा की लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। कना इंडिया रूसा हुआ है फिजा में। कना इंडिया रूसा हुआ है फिजा में। AUAN चीन, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, चीन। समांतर महासागरीय नितल को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उत्थान और नितल मैदान। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय उत्थान एवं नितल मैदान। मग्न तट, ढाल, उत्थान एवं नितल मैदान। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट की अधिकतम गहराई सामान्यतः 200 मीटर तथा सामान्य ढलान 1 डिग्री होता है। महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। महाद्वीपीय मग्न तट की अधिकतम गहराई सामान्यतः 200 मीटर तथा सामान्य ढलान 1 डिग्री होता है। यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर फैला हुआ है। महाद्वीपीय मग्न तट 7.5% भाग पर फैला हुआ है। लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाया जाता है। महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इसकी अधिकतम गहराई सामान्यतः 200 मीटर तथा सामान्य ढलान 1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्न तट महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर फैला है। लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट मत्स्य आखेट के प्रमुख क्षेत्र है। अनुमान है कि विश्व के कुल खनिज तेल एवं गैस उत्पादन का 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट से ही प्राप्त होते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री होता है। इसकी गहराई 200 मीटर से 3660 मीटर तक होती है। उसका 200 मीटर और महाद्वीपीय मग्न ढाल का 200 मीटर से 3660 मीटर। महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपों की अंतिम सीमा महाद्वीपीय ढाल को महाद्वीपों का अंतिम सीमा भी कहा जाता है। महाद्वीपीय ढाल महासागरों के लगभग 6.5% भाग में विस्तृत है। 7.5% में मग्न तट है और 6.5% में महाद्वीपीय मग्न ढाल विस्तृत है। महाद्वीपीय उत्थान, महाद्वीपीय उत्थान बहुत ही 1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल महाद्वीपीय मग्न तट का 1 डिग्री ढाल होता है। 2 डिग्री से 5 डिग्री महाद्वीपीय ढाल होता है। महाद्वीपीय उत्थान बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है जिसकी ढाल प्रवणता 0.5 डिग्री से 0.1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय उत्थान बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है जिसकी ढाल प्रवणता 0.5 डिग्री से 0.1 डिग्री होता है। इसका सामान्य ऊंचावच भी कम होता है। महाद्वीपीय उत्थान का सामान्य ऊंचावच भी कम होता है। अधिक गहराई पर महाद्वीपीय उत्थान लगभग समतल होकर नितल मैदान में विलीन हो जाता है। महाद्वीपीय उत्थान बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है जिसकी ढाल प्रवणता 0.5 डिग्री से 0.1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय उत्थान सामान्य ऊंचावच भी कम होता है। अधिक गहराई पर महाद्वीपीय उत्थान लगभग समतल होकर नितल मैदान में विलीन हो जाते हैं। नितल मैदान एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है जिसका ढाल 1 डिग्री से कम होता है। महाद्वीपीय ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री है। महाद्वीपीय मग्न तट का सामान्य ढाल 1 डिग्री है। महाद्वीपीय उत्थान 0.5 से 0.1 डिग्री। नितल मैदान एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है जिसका ढाल 1 डिग्री से कम होता है। महासागरों की तली का लगभग 40% भाग नितल मैदानों से घिरा हुआ है। नितल मैदानों की गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। महासागरीय जल का तापमान, सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है।
सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में और न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। अटलांटिक महासागर में ज़्यादा होता है और उच्चतम वार्षिक तापांतर अगस्त में और न्यूनतम वार्षिक तापांतर फरवरी में होता है। और अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर में ज़्यादा होता है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मग्न तट है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान 5 से 33 डिग्री सेल्सियस पर होता है। महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिकतम, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में, न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर रहने के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापक्रम प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मग्न तट है। मग्न तट आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मग्न तट है। गर्त और विभिन्न गर्त और वे किस महासागर में है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ गर्त प्रशांत महासागर में है। प्यूरिटो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। रोमेसे गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। प्यूरिटो रिको अटलांटिक महासागर में है। रोमेसो गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर में है। रोमेसे गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, सुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर में है। जावा द्वीप पर मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। टोंगा गर्त 9,000 मीटर गहरा है। मिंडनाओ गर्त 10,500 मीटर गहरा है। मिंडनाओ गर्त प्यूरिटो रिको प्यूरिटो रिको 83-92 मीटर गहरा है। रोमेसो 72-54 मीटर गहरा है। सुंडा 8152 मीटर गहरा है। सुंडा 8152 मीटर गहरा है। मेरियाना कहाँ है? प्रशांत महासागर में। टोंगा प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ प्रशांत महासागर में। प्यूरिटो रिको अटलांटिक महासागर में है। रोमेसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में है। जावा द्वीप पर मेरियाना गर्त 11,022 मीटर है। टोंगा 9,000 मीटर है। मिंडनाओ 10,500 मीटर गहरा है। प्यूरिटो रिको गर्त 83-92 मीटर गहरा है। उसके बाद रोमेसे 72-54 मीटर गहरा है। सुंडा गर्त 8152 मीटर गहरा है। ये प्यूरिटो रिको गर्त ये रोमेसे गर्त 7254 मीटर गहरा है। 7254 मीटर गहरा है रोमेसो गर्त। और सुंडा गर्त 8152 मीटर गहरा है। रोमेसे गर्त 7254 मीटर गहरा है और सुंडा गर्त 8152 मीटर गहरा है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में। 32 प्रशांत में, 19 अटलांटिक में एवं 6 हिंद महासागर में है। रोमेसे 72-54 अटलांटिक महासागर में। प्यूरिटो रिको 83-92। उसके बाद ये सुंडा 8152 पूर्वी हिंद महासागर में। गाइयोट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइयोट कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समूह पर स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में, गुआम द्वीप के पास। मेरियाना गर्त की गहराई 11 किलोमीटर 11,022 मीटर है। मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। आज तक का सबसे बड़ा गहरा प्रबंधन ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र रूस में 12 किलोमीटर गहराई तक किया गया है।
साइबेरियन तट सबसे बड़ा मग्न तट है आर्कटिक महासागर का। और सबसे गहरा प्रवेधन या ड्रिल कहाँ किया गया है? आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। सबसे गहरा प्रवेधन या ड्रिल आर्कटिक महासागर में के कोला क्षेत्र में किया गया है, जो 12 किलोमीटर गहरी है। सोल जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली हो सोल कहलाता है। सोल परवाल से बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार होती है। औसत लवणता 35 प्रति हजार और तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। 24.7 प्रति हजार की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। औसत लवणता 35 प्रति हजार होता है और खारे जल को सीमांकित करने की उच्च लवणता 24.7 प्रति हजार माना गया है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवन रेखा आइसोहेलाइन कहते हैं। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। 20 से 40 डिग्री के मध्य उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री के मध्य दक्षिणी अक्षांश में। तुर्की का वान झील की लवणता सबसे अधिक है 330%। दूसरा मृत सागर 238%। एशिया का 238 प्रति हजार। एशिया का गहनतम बिंदु भी तो मृत सागर है और दूसरा सबसे अधिक लवणता वाला क्षेत्र है मृत सागर 238 प्रति हजार। और तुर्की की वान झील की लवणता 330 प्रति हजार है। वान झील की लवणता 330 प्रति हजार है। सबसे अधिक लवणता वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। इसका तापमान भी अधिक होता है, तापांतर भी अधिक होता है, वार्षिक तापांतर अटलांटिक महासागर में। सबसे अधिक लवणता भी अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद ये तो है कना इंडिया रुसा हुआ है फिजा में। AUAN चीन विश्व के 10 सबसे तटीय सीमा वाले देशों को याद करने का ट्रिक है। और विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देशों को याद करने का क्या ट्रिक है? करू, अमेरिका, भारत, चीन, ईरान, इथोपिया, कोई कांगो। करू, अमेरिका, भारत, चीन, ईरान, इथोपिया, कोई कांगो। कना इंडिया रुसा हुआ है फिजा में। AUAN चीन जल क्षेत्रफल वाला करू, अमेरिका, भारत, चीन। करू, अमेरिका, भारत, चीन, ईरान, इथोपिया, कोई कांगो। करू, अमेरिका, भारत, चीन, ईरान, इथोपिया, कोई कांगो। और कना इंडिया रुसा हुआ फिजा में। AUAN चीन करू, अमेरिका, भारत, चीन, ईरान, इथोपिया, कोई कांगो। करू, अमेरिका, भारत, चीन, ईरान, इथोपिया, कोई कांगो। तो करू, अमेरिका, कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत, चीन, ईरान, इथोपिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया, कांगो। ईरान, इथोपिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया, कांगो। इसके बाद कनाडा के कुल क्षेत्रफल का 8.9% भाग पर जल है। यह किसी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जोड़ा गया है, जैसे उस देश में स्थित नदी, झरना, झील, तालाब आदि। करू, अमेरिका, भारत, चीन, कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत, चीन, ईरान, इथोपिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया, कांगो। कोलंबिया, इंडोनेशिया, कांगो। कना इंडिया रुसा हुआ है फिजा में। AUAN चीन करू, अमेरिका, भारत, चीन, ईरान, इथोपिया, कोई कांगो। कोलंबिया, इंडोनेशिया, कांगो। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। गहराई के साथ बढ़ेगी, घनत्व के साथ बढ़ेगी। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। घनत्व और गहराई के साथ लवणता बढ़ेगा। भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में। भूमध्य सागर, लाल सागर तो वही है, अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच लाल सागर है। और फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक। अरब प्रायद्वीप के बायां साइड में लाल सागर एवं
अदन की खाड़ी है, और दाहिना साइड में ऊपर फारस की खाड़ी है और नीचे ओमान की खाड़ी है। दाहिना साइड में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, और बायां साइड में ऊपर लाल सागर है, नीचे अदन की खाड़ी है। दायां साइड में ऊपर फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। बायां साइड में ऊपर लाल सागर है और अदन की खाड़ी है, और दाहिना साइड में फारस की खाड़ी है और ओमान सागर, और लाल सागर से ऊपर है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी को लवणता की फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। फारस की खाड़ी के नीचे है अदन की खाड़ी, और ये नहीं, फारस की खाड़ी के नीचे है ओमान की खाड़ी, और लाल सागर की खाड़ी के नीचे है अदन की खाड़ी। फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में मतलब लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी में 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। औसत 35 प्रति हजार है, और सीमांकित करने के लिए 24.7 प्रति हजार है, और इन क्षेत्रों में 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। उसके बाद इस कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक, इसका कारण क्या है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का होना है। प्रशांत महासागर अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। प्रशांत महासागर के शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य व आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। शीर्ष इसका प्रशांत महासागर का बेरिंग जलडमरू मध्य आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर की लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर की लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रवाल विद्या प्रशांत महासागर की मुख्य विशेषता है। प्रशांत महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप है। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही स्थित है। प्रशांत महासागर के बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। सर्वाधिक जलमग्न खाइयाँ अथवा गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। मैंगनीज की ग्रंथियाँ सबसे अधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। उसके बाद अटलांटिक महासागर संपूर्ण संसार का छठा भाग है। प्रशांत महासागर तीसरा भाग है, जबकि अटलांटिक महासागर छठा भाग। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक महासागर का 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है। अटलांटिक महासागर संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के इस आकार से मिलती जुलती है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मध्य तट पर स्थित है। हडसन की खाड़ी, ग्रीनलैंड, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर मग्न तट पर स्थित है। अटलांटिक महासागर का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक
आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक 14,000 किलोमीटर लंबा एवं 4,000 मीटर ऊंचा है। यह मध्य अटलांटिक कटक एक जलमग्न कटक है, तो भी इनकी अनेक चोटियाँ जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर लेती है। मध्य अटलांटिक कटक की अजोर्स का पाइको द्वीप तथा केप बर्डे द्वीप मध्य अटलांटिक कटक के प्रमुख द्वीप हैं। पाइको द्वीप एवं केप बर्डे द्वीप, अजोर्स का पाइको द्वीप एवं केप बर्डे द्वीप। अजोर्स का पाइको द्वीप एवं केप बर्डे द्वीप मध्य अटलांटिक तट के ऊपर उठकर जो द्वीप बना हुआ है उसको कहते हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। यह अटलांटिक महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर मध्य अटलांटिक कटक को दो भागों में बांटते हैं, केप बर्डे द्वीप और पाइको द्वीप। इसका उठा हुआ द्वीप है, 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। रोमांस गंभीर मध्य अटलांटिक कटक को दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग को डॉल्फिन श्रेणी एवं दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में त्रिस्टा द्वीप, सेंट हेलेना, गुआ, बोवेट द्वीप, सेंट पॉल एवं अजोर्स द्वीप आदि प्रमुख है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में त्रिस्टा द्वीप, सेंट हेलेना, बरमूडा द्वीप। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में त्रिस्टा द्वीप, सेंट हेलेना, गुआ, बोवेट द्वीप, सेंट पॉल एवं अजोर्स आदि द्वीप है। त्रिस्टा द्वीप, सेंट हेलेना, त्रिस्टा द्वीप, सेंट हेलेना, गुआ, बोवेट, सेंट पॉल एवं अजोर्स द्वीप है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर एवं कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण है। उत्तरी सागर यूके और नॉर्वे और स्वीडन के बीच है। उत्तरी सागर यूके और इधर हो गया नॉर्वे स्वीडन के बीच है। उसके बाद बाल्टिक सागर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया के बीच है। बाल्टिक सागर नॉर्वे और इधर हो गया फिनलैंड, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन। उत्तरी सागर यूके और नॉर्वे स्वीडन के बीच है। और बाल्टिक सागर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया के बीच है। उसके बाद बेफिन की खाड़ी यहाँ कनाडा के दक्षिण भाग में है। उसके बाद हडसन की खाड़ी कनाडा के बीच में जो थोड़ा सा धंसा हुआ है वही हडसन की खाड़ी है। और कनाडा के दाएं भाग में बेफिन की खाड़ी है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी तो मैक्सिको तक है और मैक्सिको की खाड़ी के ठीक नीचे कैरिबियन सागर है, ठीक है। और लाल सागर अफ्रीका और सऊदी अरब के बीच है। लाल सागर के ठीक नीचे अदन की खाड़ी है और उधर ओमान की खाड़ी नहीं, पहले फारस की खाड़ी है, उसके बाद ओमान की खाड़ी है। हाँ, फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में त्रिस्टा द्वीप, सेंट हेलेना, गुआ, बोवेट द्वीप, सेंट पॉल एवं अजोर्स आदि द्वीप। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। कनाडा प्लस ग्रीनलैंड के बीच है बेफिन की खाड़ी। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में त्रिस्ता द्वीप, सेंट हेलेना, गुआ, बोवेट द्वीप, सेंट पॉल एवं अजोर्स आदि द्वीप। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड एवं कनाडा के बीच है। हडसन की खाड़ी, यही कनाडा के बीच में जो धंसा हुआ भाग है वो हडसन की खाड़ी है। उत्तरी सागर यूके और नॉर्वे स्वीडन के बीच में है उत्तरी सागर।
और बाल्टिक सागर नॉर्वे स्वीडन बायां साइड में, और दायां साइड में फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया के बीच में है बाल्टिक सागर। मैक्सिको की खाड़ी नीचे है। भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी के ठीक नीचे है। कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। इसके कारण अटलांटिक महासागर की तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कटी फटी तटरेखा पर ही बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। तटरेखा भी अटलांटिक महासागर का सबसे अधिक है। लवणता भी अटलांटिक महासागर का सबसे अधिक है। वार्षिक तापांतर भी अटलांटिक महासागर का सबसे अधिक है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उनका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति अल नीनो कहलाती है। अल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों मतलब दक्षिणी दोलन एवं अल नीनो की संयुक्त घटनाओं को इंसो वायुदाब में परिवर्तन दोलन कहलाता है। प्रशांत महासागर में वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। अल नीनो का घटना मध्य प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया में वायुदाब अल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया में वायुदाब परिवर्तन से अल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया में वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से अल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी दोलन एवं अल नीनो की संयुक्त घटनाओं को इंसो के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में दक्षिणी दोलन एवं अल नीनो इंसो शक्तिशाली होता है, प्रशांत महासागर पर वायुदाब में परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। तो जिन वर्षों में दक्षिणी दोलन एवं अल नीनो शक्तिशाली होता है, विश्व में बृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब अल नीनो तो है ही कि मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा पेरू की ठंडी जलधारा का स्थान ले लेती है। और दक्षिणी दोलन प्रशांत महासागर में वायुदाब संबंधी बदलाव की घटना है। दक्षिणी दोलन और अल नीनो दोनों को मिलाकर इंसो कहा जाता है। तो यह जिस वर्ष होता है तो वहाँ दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट जो सूखा तट है वहाँ वर्षा होती है और ऑस्ट्रेलिया भारत में सूखा पड़ जाता है और चीन में बाढ़ आ जाती है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला हुआ है। कर्क रेखा हिंद महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव, दक्षिणी पश्चिमी मतलब भारत के दक्षिणी पश्चिमी, हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। मॉरिशस एवं रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। मतलब ये लक्षद्वीप एवं मालदीव प्रवाल द्वीप है
लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, मालदीव प्रवाल द्वीप है, मॉरिशस ज्वालामुखी द्वीप है और रियूनियन ज्वालामुखी द्वीप है। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। हिंद महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी। हिंद महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी ईरान और ओमान के बीच में है, ईरान और ओमान के बीच में। इधर लाल सागर अदन की खाड़ी हो गया और उधर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हो गया। तो हिंद महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन यह हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही हैं। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जलसंधि नामक उथले समुद्र के सक्रिय भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। बेरिंग आपको आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर, यह बेरिंग जलसंधि नामक उथले समुद्र के सक्रिय भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका। हिंद महासागर यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेल्वीज सागर हिंद महासागर में है। उसके बाद महासागरीय संसाधन, सेल्वीज सागर कहाँ है? हिंद महासागर में। महासागरीय संसाधन मूल्य की दृष्टि से समुद्र से प्राप्त होने वाले खनिजों में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समुद्र में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस मुख्यतः महाद्वीपीय बंग तट पर ही पाए जाते हैं। भारत में मुंबई हाई बेसिन एवं अलिया बेट से तेल तथा कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन से प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है। मतलब मुंबई हाई बेसिन एवं अलिया भट्ट से तेल तथा कृष्णा गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस कृष्णा गोदावरी बेसिन से प्राप्त होता है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के बाद मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खनिज रेत एवं बजरी है। समुद्र से भारी लचकीले एवं रासायनिक क्रिया के प्रतिरोधक खनिज भी मिलते हैं, जिन्हें प्लेसर कहा जाता है। प्लेसर रासायनिक क्रिया के प्रतिरोधक खनिज होते हैं, प्लेसर। अलास्का पुलिन पर सोने का खनन किया जाता है। टिटेनियम युक्त रेत फ्लोरिडा, श्रीलंका, भारत तथा ब्राज़ील के तटों पर मिलता है। टिटेनियम युक्त रेत फ्लोरिडा, भारत, श्रीलंका तथा ब्राज़ील के तटों पर मिलता है। टिटेनियम फ्लोरिडा, भारत, श्रीलंका तथा ब्राज़ील के तटों पर मिलता है टिटेनियम। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में टीन तथा जापान के पुलिनों पर मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। अच्छा, सोने का खनन किया जाता है अलास्का पुलिन पर, और रासायनिक क्रिया के रोधी को प्लेसर कहा जाता है। सोने का खनन किया जाता है अलास्का के पुलिन पर। टिटोनियम मिलता है भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील और फ्लोरिडा के तट पर टिटोनियम मिलता है। और ये टीन मिलता है इंडोनेशिया, मलेशिया के तटों पर, और जापान के पुलिनों पर मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। मैग्नेटाइट लोहा जापान के पुलिनों पर मिलता है। लाल सागर में धातु युक्त पंखों का पता चलता है, जिसमें तांबा एवं चांदी उपस्थित है। लाल सागर में मैग्नेटाइट मिलता है जापान के पुलिनों पर। लाल सागर में धातु युक्त पंखों का पता चलता है, जिनमें तांबा एवं चांदी उपस्थित है। लाल सागर में धातु युक्त पंखों का पता चलता है, जिनमें तांबा एवं चांदी उपस्थित है। लाल सागर में तांबा एवं चांदी उपस्थित है। इन्हें निकालने के लिए सूडान और सऊदी अरब ने संयुक्त लाल कमीशन की
स्थापना की? संयुक्त लाल सागर कमीशन सूडान एवं सऊदी अरब का है, और लाल सागर में तांबा एवं चांदी मिलता है। लाल सागर में तांबा एवं चांदी मिलता है। और संयुक्त लाल सागर कमीशन की स्थापना सूडान एवं सऊदी अरब में की थी। खाद्य पदार्थ के रूप में मछलियाँ समुद्र से प्राप्त होती है, जो महाद्वीपीय मंग तटों पर 100 फैदम की गहराई तक मिलती हैं, क्योंकि यहाँ इनके जनन एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। समुद्री कृषि के उत्पादनों में फिनफिश, सेलफिश, ऑयस्टर, समुद्री कृषि के उत्पादनों में फिनफिश, सेलफिश, मिल्कफिश, ऑयस्टर, क्रस्टेशिया, शंबुक शैवाल है। ऑयस्टर, क्रस्टेशिया, शंबुक शैवाल है। फिनफिश, सेलफिश, मिल्कफिश, ऑयस्टर, क्रस्टेशिया, फिनफिश, सेलफिश, मिल्कफिश। समुद्री कृषि के उत्पादों में फिनफिश, सेलफिश, मिल्कफिश, ऑयस्टर, शंबुक, क्रस्टेशिया, ऑयस्टर, शंबुक, क्रस्टेशिया शैवाल प्रमुख है। फिनफिश, सेलफिश, मिल्कफिश, ऑयस्टर, शंबुक, क्रस्टेशिया, ऑयस्टर, शंबुक, क्रस्टेशिया शैवाल प्रमुख है। विश्व के कुल समुद्री कृषि उत्पादन का 2/3 भाग फिनफिश का है। फिनफिश, सेलफिश, मिल्कफिश, ऑयस्टर, क्रस्टेशिया, शंबुक शैवाल। ऑयस्टर, क्रस्टेशिया, फिनफिश, सेलफिश, मिल्कफिश, ऑयस्टर, क्रस्टेशिया, शंबुक शैवाल। विश्व के कुल समुद्री कृषि उत्पादन का 2/3 भाग फिनफिश का है। चांदी एवं तांबा मिलता है कहाँ? लाल सागर में। सूडान एवं सऊदी अरब ने संयुक्त लाल सागर कमीशन की स्थापना की। और उसके बाद टिटेनियम कहाँ कहाँ मिलता है? तो ब्राज़ील में, फ्लोरिडा में, श्रीलंका में, भारत में। अलास्का पुलीन पर सोने की खान निकाली जाती है। उसके बाद रासायनिक क्रिया के प्रतिरोधक खनिज होता है। प्लेशर। उसके बाद कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन से प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है। और मुंबई हाई बेसिन एवं अलियावट से तेल। विश्व के कुल समुद्री कृषि उत्पादन का 2/3 भाग फिनफिश का है। विश्व के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज्वारीय विद्युत पैदा करने की बड़ी संभावना है। ज्वारीय विद्युत, इनमें से कनाडा में फंडी की खाड़ी तथा दूसरा ब्रिटेन में सेवरन एस्चुअरी है। फंडी की खाड़ी से ज्वारीय विद्युत और सेवरन एस्चुअरी से ज्वारीय विद्युत पैदा किया जाता है। भारत में तिरुवनंतपुरम से 20 किलोमीटर की दूर पर स्थित विझिंजाम में तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तिरुवनंतपुरम से 20 किलोमीटर की दूर स्थित विझिंजाम में तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संयंत्र लगाया गया है। महासागरीय जलधारा, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। धारा 2 प्रकार की होती है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंध से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर चलने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। गर्म जलधारा का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होते हैं, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधारा, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इसके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ तापमान घटा देती है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की समान अवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है, न तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर, ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती है मानसूनी पवनों के प्रभाव से। कहाँ? हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर की जलधाराएं क्यूराइल और कैलिफोर्निया। क्यूराइल प्रशांत महासागर में बहता है, कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर में बहता है। क्यूराइल ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है।
हम्बोल्ट प्रशांत महासागर में बहता है। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा प्रशांत महासागर में बहता है। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है और यह ठंडी जलधारा है। क्यूराइल ठंडी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। अंटार्कटिका की जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। उसके बाद गर्म जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की। क्यूरिसियो की जलधारा गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा गर्म प्रशांत महासागर जलधारा है। एल नीनो तो ये है। सुसीमा गर्म प्रशांत महासागर की जलधारा है। अलास्का ये क्यूराइल और कैलिफोर्निया ठंडी है, जबकि क्यूरिसियो गर्म है, गर्म प्रशांत महासागर है। उसके बाद अलास्का की जलधारा गर्म प्रशांत महासागर जलधारा है। सुसीमा की जलधारा गर्म प्रशांत महासागर जलधारा है। उसके बाद ये हो गया प्रशांत महासागर की जलधारा। तो क्यूराइल कैलिफोर्निया ठंडी प्रशांत है। क्यूरिसियो गर्म प्रशांत है। सुसीमा गर्म प्रशांत है। और उसके बाद अलास्का गर्म प्रशांत है। और हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। तो ठंडी जलधारा क्यूराइल विषुवतीय जलधारा ठंडी प्रशांत महासागर जलधारा। कैलिफोर्निया ठंडी प्रशांत महासागर जलधारा। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा ठंडी प्रशांत महासागर जलधारा। अंटार्कटिका की जलधारा गर्म जलधारा उत्तरी विषुवतीय जलधारा। क्यूरिसियो गर्म जलधारा प्रशांत महासागर। उसके बाद उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह गर्म है। अलास्का की जलधारा गर्म प्रशांत महासागर है। एल नीनो जलधारा गर्म प्रशांत महासागर है। सुसीमा गर्म प्रशांत है। दक्षिणी विषुवतीय धारा गर्म प्रशांत है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म प्रशांत है। विपरीत विषुवतीय जलधारा गर्म प्रशांत है। अटलांटिक महासागर की जलधारा लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। बेंगुएला ठंडी जलधारा है। कनारी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। अलास्का की जलधारा गर्म प्रशांत महासागर है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर का। बेंगुएला ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर का। कनारी ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर का। बेंगुएला ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर का। कनारी ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर का। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। उसके बाद फॉकलैंड की जलधारा ठंडी अटलांटिक महासागर है। मतलब बेंगुएला लेब्राडोर कनारी ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। अनाड़ी आदमी ठंडा होता है। अटलांटिक महासागर कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है। ये फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर का। बेंगुएला ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। उसके बाद अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन कौन है? तो फ्लोरिडा गर्म अटलांटिक है। फ्लोरिडा गर्म अटलांटिक है। गिनी जलधारा गर्म अटलांटिक है। इरमिंजर गर्म अटलांटिक है। फ्लोरिडा गर्म अटलांटिक है। इरमिंजर गर्म अटलांटिक है। और गिनी जलधारा गर्म अटलांटिक है। फ्लोरिडा गर्म अटलांटिक है। इरमिंजर गर्म अटलांटिक है। और गिनी जलधारा गर्म अटलांटिक है। बेंगुएला ठंडी है। कनारी ठंडी है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा गर्म है। फ्लो तो गर्मी में न होता है। हाँ, गर्म अटलांटिक है फ्लोरिडा। इरमिंजर गर्म अटलांटिक है। गिनी जलधारा गर्म अटलांटिक है। हिंद महासागर की जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा मोजाम्बिक और अग्लुहास जलधारा गर्म जलधारा है हिंद महासागर का। इरमिंजर तो गर्म है अटलांटिक का। और गिनी गर्म है अटलांटिक का। फ्लोरिडा गर्मी में न होता है, गर्म अटलांटिक है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है। लेब्राडोर गर्म है। फॉकलैंड ठंडी लेब्राडोर ठंडी है। बेंगुएला ठंडी अटलांटिक है। फॉकलैंड ठंडी अटलांटिक है। कनारी ठंडी अटलांटिक है। सुसीमा गर्म प्रशांत है। अलास्का गर्म प्रशांत है।
उसके बाद क्यूरिशियो गर्म प्रशांत है, कैलिफोर्निया ठंडी प्रशांत है, क्यूराइल ठंडी प्रशांत है, जबकि क्यूरिशियो गर्म प्रशांत है। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी प्रशांत है। उसके बाद मोजाम्बिक और गुलहास गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है। शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी अटलांटिक ठंडी, गल्फ स्ट्रीम गर्म अटलांटिक और उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल का क्षेत्र है। 20 से 40 उत्तरी है और 35 से 75 दक्षिणी है देशांतर है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया। सारगैसम जरविहीन घास है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री देशांतर के बीच सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। सारगैसो सागर अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% और यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37/1000 सारगैसो सागर में अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता है सारगैसो सागर की 37/1000 एवं औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलती है। सारगैसो सागर अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37/1000, औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलती है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड के समीप स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंक्टन नामक घास मिलती है, जो मछली का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अधिक विकसित हुआ है प्लैंक्टन घास के कारण। डागर बैंक उत्तरी सागर यूरोप, ग्रैंड बैंक डागर बैंक उत्तरी सागर यूरोप, ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। डागर बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, डागर बैंक उत्तरी सागर यूरोप, ग्रैंड बैंक, डागर बैंक, जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की स्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। जापान के निकट क्यूरिशियो की गर्म जलधारा तो ओवासियो की ठंडी जलधारा के मिलने से वहाँ पर कुहासा छाया रहता है। क्यूरिशियो गर्म है, क्यूराइल ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी है, लेकिन क्यूरिशियो गर्म है। ओयासियो ठंडी है। क्यूरिशियो और ओयासियो कहाँ मिलता है? जापान के निकट। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिणी विषुवतीय रेखाओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। ला लीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला लीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला लीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। गहरा स्थान प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, 11,022 मीटर गहरा है। अटलांटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। प्यूर्टो रिको इसका सबसे गहरा गर्त है और तेवे 83-92 प्यूर्टो रिको की गहराई है।
हिंद महासागर का 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर हिंद महासागर का क्षेत्रफल है। गहरा स्थान सुंडा गर्त है। सुंडा गर्त की गहराई 8152 मीटर है। आर्कटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर। यूरेशियन बेसिन इसकी सबसे गहरा स्थान है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर की 5450 मीटर गहरी है। अंटार्कटिका महासागर का अप्राप्त है और अप्राप्त है। सुंडा गर्त 8152, प्यूर्टो रिको गर्त 8392, तेबे सुंडा गर्त 8152, प्यूर्टो रिको तेबे 8392, मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। यूरेशियन बेसिन 5450 मीटर। यूरेशियन बेसिन 5450 मीटर। सूनहर अमेरिका में है। इरी नहर अमेरिका में है। सूनहर एवं इरी नहर अमेरिका में है। इरी और ओंटारियो को जोड़ता है। सूनहर सुपीरियर एवं ह्यूरन को जोड़ता है। इरी नहर इरी झील एवं मिशिगन को जोड़ता है। सूनहर सुपीरियर ह्यूरन इरी नहर इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ता है। गोटा नहर स्वीडन में है। स्टॉकहोम एवं गुटेनबर्ग के बीच। कील नहर जर्मनी में है। उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर। उसके बाद उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में है। उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम के बीच में। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में है। मैनचेस्टर एवं लिवरपूल के बीच में। न्यू वाटरवे नीदरलैंड में है। उत्तरी सागर एवं रॉटरडम के बीच। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में है। उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम के बीच। न्यू वाटरवे नीदरलैंड में है। उत्तरी सागर एवं रॉटरडम के बीच। उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम के बीच है उत्तरी सागर नहर। और उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच है। उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम के बीच है उत्तरी सागर नहर। उत्तरी सागर एवं रॉटरडम के बीच है न्यू वाटरवे। दोनों नीदरलैंड में है। न्यू वाटरवे और उत्तरी सागर नहर। न्यू वाटरवे नीदरलैंड। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में। उत्तरी सागर एम्स्टर्डम के बीच में। और न्यू वाटरवे नीदरलैंड में। उत्तरी सागर एवं रॉटरडम के बीच में। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में। मैनचेस्टर लिवरपूल के बीच में। उसके बाद वोल्गा डॉन नहर रूस में रोस्टोव एवं स्टालिनग्राड के बीच। वोल्गा डॉन नहर कहाँ है? रूस में है वोल्गा डॉन नहर। रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में। वेलैंड नहर इरी और ओंटारियो के बीच है। वेलैंड नहर इरी और मिशिगन के बीच इरी है। इरी और ओंटारियो के बीच में वेलैंड नहर है। वेलैंड नहर कनाडा में है। वेलैंड नहर कहाँ है? कनाडा में है। इरी और ओंटारियो के बीच में। वोल्गा डॉन नहर रूस में है। रोस्टोव एवं स्टालिनग्राड के बीच में। केपी नहर भारत में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच में है। स्वेज नहर मिस्र में लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में है। पनामा नहर पनामा में है। कैप कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य। पनामा कैप पनामा नहर कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप में है। एंटवर्प लीग एवं बेनेलक्स को जोड़ती है। अल्बर्ट नहर एंटवर्प लीग एवं बेनेलक्स को जोड़ती है। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप में है। एंटवर्प लीग एवं बेनेलक्स को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर एवं ह्यूरन को जोड़ती है। इरी नहर इरी एवं ओंटारियो को जोड़ती है। इरी नहर इरी एवं मिशिगन को जोड़ती है। वेलैंड नहर जो कनाडा में है वो इरी एवं ओंटारियो को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर ह्यूरन अमेरिका में है। इरी नहर अमेरिका में है। इरी और ओंटारियो। गोटा नहर स्वीडन में है।
स्कॉटलैंड एवं स्टॉकहोम एवं गुटेनबर्ग को जोड़ता है। गोटा नहर कहाँ है? स्वीडन में। स्टॉकहोम एवं गुटेनबर्ग को जोड़ता है। कील नहर जर्मनी में है। कील नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर के मध्य है। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में है उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम के बीच में। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम के बीच में। और न्यू वाटरवे भी नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर एवं रोटरडम के बीच। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में है, मैनचेस्टर एवं लिवरपूल के बीच में। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन था? इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड। और जब उत्तरी आयरलैंड जोड़ देंगे तो यूके हो जाएगा। तो मैनचेस्टर नहर कहाँ है? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच, ग्रेट ब्रिटेन में। वोल्गा डॉन नहर रूस में है, रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच। वोल्गा डॉन नहर रूस में है, रोस्टोव एवं स्टालिनग्राड के बीच। वेलैंड नहर कनाडा में है, इरी ओंटारियो के बीच। केपी नहर भारत में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच। सुएज नहर मिस्र में है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। वोल्गा डॉन नहर रूस में है, रोस्टोव एवं स्टालिनग्राड के बीच में। और गोटा नहर स्वीडन में है, स्टॉकहोम एवं गुटेनबर्ग के बीच में। सुएज नहर मिस्र में, लाल सागर भूमध्य सागर। पनामा नहर पनामा में है, कैप के बीच में। कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के बीच में। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप में है, एंटवर्प लीग एवं बेनेलक्स को जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। सुएज नहर के निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक इंजीनियर फर्दिनांद द लेपेप्स को सौंपा गया था। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है, औसत गहराई 16.15 मीटर है, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। 168 किलोमीटर लंबाई, औसत गहराई सुएज नहर का 16.15 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई सुएज नहर का 60 मीटर है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार यानी लाल सागर की ओर पोर्ट सुएज स्थित है। सुएज नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिमसा झील एवं दक्षिणी भाग में ग्रेट बीटर झील है। मध्य भाग में टिमसा झील। सुएज नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिमसा झील एवं दक्षिणी भाग में ग्रेट बीटर झील है। उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिमसा, दक्षिणी भाग में ग्रेट बीटर झील। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। सुएज नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नगर है। सुएज नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नगर है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को हुआ। 15 अगस्त 1914 को यह जलपोतों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। पनामा नहर 1914 में और 1869 में। पनामा नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर एवं न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। उसमें 16.15 मीटर गहराई था, एक 12 मीटर है। 168 किलोमीटर, 82 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई वो 60 किलोमीटर है, 365 अधिक सबसे ज़्यादा। औसत चौड़ाई 90 किलोमीटर एवं न्यूनतम गहराई। पनामा नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर एवं न्यूनतम गहराई 12 मीटर है, औसत चौड़ाई 90 किलोमीटर है। 82, 12, 90। पनामा नहर पनामा जल दंडुमत को काटकर बनाया गया। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। पनामा नहर में जलपास प्रणाली है। गाटून झील पनामा में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है, गाटून झील। उसके मध्य भाग में टिमसा झील है, उत्तरी भाग में लिटिल झील है और दक्षिणी भाग में ग्रेट बीटर झील है। और गाटून झील पनामा में स्थित झील है। यह पनामा नहर का हिस्सा है और इस नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा पनामा नहर का हिस्सा है और इस नहर का
पनामा नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा गाटून झील से होकर गुजरता है। पनामा नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा गाटून झील से होकर गुजरता है। पनामा नहर के जलस्तर की ऊंचाई 26 मीटर है। इसमें प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को लॉक्स के सहारे उठाना पड़ता है। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप में है। एंटवर्प, लीग एवं बेनेलक्स को जोड़ती है। अल्बर्ट नहर एंटवर्प, लीग एवं बेनेलक्स। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप, एंटवर्प, लीग एवं बेनेलक्स नहर। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप, एंटवर्प, लीग एवं बेनेलक्स को जोड़ती है। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। जल संधि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं दो स्थल खंडों को अलग करती है। जैसे मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायद्वीप को और सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है और मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। मलक्का सुमात्रा मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर और मलक्का और सुमात्रा। मलक्का जल संधि अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर, मलक्का और सुमात्रा। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर प्लस चुक्सी सागर को जोड़ती है। चुक्सी सागर अलास्का प्लस रूस को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि आपको जोड़ती है आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है और अलास्का रूस को जोड़ती है। उसके बाद जिब्राल्टर तो ये है लाल सागर भूमध्य सागर के बीच। बाब-अल-मंडब लाल सागर एवं अरब सागर के बीच स्थित है। बाबा लाल सागर एवं अरब सागर के बीच स्थित है। लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, तो लाल सागर या अरब सागर के बीच स्थित है बाब-अल-मंडब। और उधर हो गया फारस की खाड़ी या नीचे ओमान की खाड़ी। तो बाब-अल-मंडब लाल सागर एवं अदन की खाड़ी या लाल सागर या अरब की खाड़ी। उसके बाद ये हो गया बेरी जल संधि आर्कटिक प्रशांत को या बेरिंग सागर चुक्सी सागर को जोड़ता है और चुक्सी सागर अलास्का प्लस रूस को जोड़ता है। उसके बाद बास जल संधि बासफोरस, टर्की, यमन और जिबूती को। बाब जल संधि लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को, लाल सागर या अरब सागर को और बाबा यमन जिबूती को। उसके बाद टॉरेस न्यू ऑस्ट्रेलिया और अपा टॉरस जल संधि टॉरस, आपा, आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी, न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, टॉरस, आपा और न्यू ऑस्ट्रेलिया याद करना है। टॉर्च लेके आपा जो है वो न्यू ऑस्ट्रेलिया को देखती है। टॉर्च लेके आपा जो है आरापुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी न्यू ऑस्ट्रेलिया को जो देखती है, न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया। टॉर्च लेके आपा जो है वो न्यू ऑस्ट्रेलिया को देखती है। आरापुरा सागर, पापुआ की खाड़ी, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बासफोरस काला मरा, बास से काला मरा, काला सागर एवं मरमरा सागर टर्की में है। बास पर कौन चढ़ता है? काला और मरा आदमी। काला सागर और मरमरा सागर टर्की में। ठीक है। और
बॉस जो है वो दक्षिण में तसला लेके घूमता है। तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो बॉस है वो दक्षिण में तसला लेकर घूमता है। बॉस में तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर ऑस्ट्रेलिया। तो अभी तक क्या क्या याद हो गया? तो बाब अल मंडेब लाल सागर एवं मदन की खाड़ी को या लाल सागर अरब सागर को जोड़ता है, यमन जिबूती को जोड़ता है बाब अल मंडेब। उसके बाद ये बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर या प्रशांत महासागर को जोड़ता है, या बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है, या अलास्का और रूस को अलग करता है, बेरिंग जल संधि। उसके बाद हो गया ये टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि आपा आरापुरा सागर एवं फारस की खाड़ी, आरापुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी, आरापुरा सागर एवं आपा आरापुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी, और टॉरस से न्यू ऑस्ट्रेलिया को दिखती है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उसके ये हो गया। उसके बाद बासफोरस। तो बासफोरस है काला और मरा आदमी बांस पर चढ़ता है, फूटल बांस पर चढ़ता है। तो काला सागर और मरमरा सागर बासफोरस कहाँ पर? टर्की में। और उसके बाद बॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण में तसला लेकर घूमता है, दक्षिणी सागर एवं तस्मान सागर बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद टोकरा जल संधि पूर्वी चीन में प्रशांत लेकर जाता है पान खाते हुए। टोकरा लेकर पूर्वी चीन में प्रशांत जाता है पान खाते हुए। पूर्वी चीन सागर, प्रशांत महासागर, जापान में। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन में प्रशांत जाता है पान खाते हुए। पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर जापान में। उसके बाद फ्लो मैक्सिमम अटलांटिक महासागर में होता है। तो फ्लोरिडा मेक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अमेरिका क्यों? फ्लो मैक्स अटलांटिक में होता है, यानी मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, और अमेरिका क्यूबा के बीच में है। फ्लो मैक्स अटलांटिक में होता है और अमेरिका और क्यूबा के बीच में है, अमेरिका क्यू। उसके बाद न्यूजीलैंड फोवेक्स में ताज़ा और न्यू होता है। फोबिया जो होता है ना, फोबिया से बीमारी होता है फोवेक्स, वो ताज़ा होता है और न्यू होता है। तस्मान सागर एवं जावा सागर न्यूजीलैंड। फोवेक्स ताज़ा एवं न्यू होता है, तस्मान सागर, जावा सागर एवं न्यूजीलैंड। उसके बाद जुगारू आदमी जाप करने लगता है। जापान सागर एवं प्रशांत महासागर जापान में है। जुगारू आदमी जाप करने लगता है, जापान सागर एवं प्रशांत महासागर में है, जापान में है। और सुसीमा, जुगारू आदमी जाप करने लगता है और सुसीमा जापू हो जाती है। जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर जापान। सुसीमा जापू हो जाती है, जापान सागर एवं पूर्वी सागर जापान। पूर्वी चीन सागर जापान जापू। शांत महासागर सुगारू, और जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर सुसीमा। उसके बाद सुगारू, तो सुगारू जापू, जापान सागर एवं सुगारू जापान सागर एवं प्रशांत महासागर। जुगारू आदमी जाप करे लगता है, जापान सागर एवं प्रशांत महासागर जापान में है। और सुगारू और डोवर जैसे जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाया गया है। डोवर में भी रेलवे सुरंग है और सुगारू में भी रेलवे सुरंग है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीप से मिलती है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीप से मिलती है। भूमध्य सागर में माल्टा देश भूमध्य सागर में अवस्थित है। यह 3 द्वीपों माल्टा, गोजो तथा केमिनो से मिलकर बना है। इसकी राजधानी वैलेटा है।
भूमध्य सागर में अवस्थित देश का क्या नाम है? माल्टा। माल्टा 3 महाद्वीपों से बना हुआ। माल्टा गोजो एवं कैमिनो से मिलकर बना है और माल्टा की राजधानी कहाँ है? वेलेटा है। ये आइस ग्रीन क्या है? आइस ग्रीन डायन आइस ग्रीन यानी डेनमार्क, आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड। डेनमार्क जल संधि, आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड। उसके बाद ये लिखा हुआ है कारी इंडोनेशिया, चीजा और मक्कासार इंडोनेशिया। कारी इंडोनेशिया, चीजा। अच्छा, चीन सागर एवं जावा सागर। कारी चीजा चीन सागर एवं जावा सागर और कहाँ पर है? इंडोनेशिया। कारीमाटा चीजा चीन सागर एवं जापान सागर में है और कारी इंडोनेशिया। और सोजा मक्कासार में सोजा इंडोनेशिया। मक्कासार में सेलिविस सागर एवं जावा सागर। सोजा सेलिविस सागर, जावा सागर, इंडोनेशिया। अच्छा, अब पढ़ेंगे जल संधि किन किन देशों को जोड़ती है? भौगोलिक स्थिति। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, मलेशिया और इंडोनेशिया। मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया। मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा से या मलेशिया, इंडोनेशिया। मलक्का जल संधि अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर, मलेशिया, इंडोनेशिया। मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा प्रायद्वीप से। मलक्का जल संधि अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर, मलेशिया, इंडोनेशिया। मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा प्रायद्वीप से। पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी भारत श्रीलंका को अलग करता है। लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को अलग करता है। ताइवान एवं फिलीपींस के बीच है। लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को अलग करता है। ताइवान फिलीपींस के बीच है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को अलग करती है। अलास्का रूस के बीच में है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है। ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है। ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में है। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड कनाडा, ड से डेविस, ड से ग्रीनलैंड कनाडा, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। डेनमार्क आइसलैंड ग्रीनलैंड। डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, इंग्लैंड फ्रांस। डोवर जल संधि इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, डोवर जल संधि। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, कनाडा। हडसन की खाड़ी वही धसल वाला भाग। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, कनाडा। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, स्पेन, मोरक्को। फिर इसको पढ़ते हैं। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, मलेशिया, इंडोनेशिया। मलक्का जल संधि अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर, मलेशिया, इंडोनेशिया। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, भारत, श्रीलंका। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, भारत, श्रीलंका। लुजोन दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस सागर, ताइवान, फिलीपींस। लुजोन दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस सागर, ताइवान, फिलीपींस। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर, चुक्सी सागर, अलास्का, रूस। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर, चुक्सी सागर, अलास्का, रूस। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड, कनाडा। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड, कनाडा। डेनमार्क आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उत्तरी अटलांटिक आर्कटिक महासागर। डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक आर्कटिक महासागर, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, इंग्लैंड, फ्रांस। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, इंग्लैंड, फ्रांस। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, कनाडा। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, कनाडा। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, स्पेन, मोरक्को। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, स्पेन, मोरक्को। कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर, जापान, कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर, जापान, कोरिया। मैगलन जल संधि चिली में है, प्रशांत व दक्षिणी अटलांटिक महासागर। गैलन लेकर प्रशांत दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाता है।
तो मैगलन जल संधि प्रशांत सागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर चिली के बीच में फ्लोरिडा मैक्सिमम अटलांटिक में होता है। अमेरिका क्यों? फ्लोरिडा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर अमेरिका क्यों है? फ्लो मैक्सिमम अटलांटिक में होता है। अमेरिका क्यों? मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर अमेरिका क्यों है? मैगलन लेकर प्रशांत दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाता है। चिली मैगलन जल संधि गैलन लेके दक्षिणी प्रशांत गैलन लेके प्रशांत जाता है। चिली में मैगलन प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, चिली। कोरिया जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान कोरिया। उसके बाद बॉस जल संधि, बॉस ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण में तसला लेकर जाता है। तस्मान सागर, दक्षिणी सागर, ऑस्ट्रेलिया। बॉस ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण में तसला लेकर जाता है। तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में तस्मान सागर, दक्षिणी सागर। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड। सुंडा जाही जापान सागर एवं हिंद महासागर में, इंडोनेशिया में। सुंडा जाही जापान सागर एवं हिंद महासागर, इंडोनेशिया में। टोकरी पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर, जापान में। टोकरा पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर, जापान में। मैगलन प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, चिली। टोकरा पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर, जापान में। यूकाटन मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, मैक्सिको क्यूबा। यूकाटन मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, मैक्सिको क्यूबा। उसके बाद ओरंटो एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, इटली अल्बानिया। ओरंटो एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, इटली अल्बानिया। नॉर्थ चैनल आयरलैंड इंग्लैंड, आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर। नॉर्थ चैनल आयरलैंड इंग्लैंड, आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर। नॉर्थ चैनल आयरलैंड एवं इंग्लैंड, आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर। हार्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान ईरान। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस ओमान। ये अरब प्रायद्वीप के दायां भाग में ऊपर है फारस की खाड़ी और नीचे है ओमान की खाड़ी, और इधर बायां साइड में है लाल सागर और अदर की खाड़ी। तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, ओमान ईरान के बीच। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ओमान ईरान के बीच में है। टॉरस जल संधि टॉरस लेके आपा न्यू ऑस्ट्रेलिया को देखती है। अराफुरा सागर पापुआ की खाड़ी, न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया। टॉरस लेकर आपा न्यू ऑस्ट्रेलिया को देखती है। अराफुरा सागर पापुआ की खाड़ी, न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया। डार्डेनलीज मरा एज हुआ तब, डार्डेनलीज मरा एज हुआ तब। डार्डेनलीज मरमरा सागर एवं एजियन सागर, टर्की। डार्डेनलीज मरमरा सागर एवं एजियन सागर, टर्की। उसके बाद बासफोरस फुटल बांस पर कोट जाता है। काला एवं मरा आदमी टर्की में, काला सागर एवं मरमरा सागर टर्की में। बेले द्वीप सेंट लॉरेंस की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, कनाडा में। बेले द्वीप सेंट लॉरेंस की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, कनाडा में। बेले द्वीप सेंट लॉरेंस की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, कनाडा में। फोवेक्स ताज़ा एवं न्यू है। फोवेक्स तस्मान सागर, जावा सागर, न्यूजीलैंड। फोवेक्स ताज़ा एवं न्यू है, तस्मान सागर, जावा सागर, न्यूजीलैंड। बेले द्वीप सेंट लॉरेंस खाड़ी, अटलांटिक महासागर, कनाडा में है। कारीमाटा इंडोनेशिया में है। चीजा चीन सागर एवं जावा सागर, कारीमाटा चीजा इंडोनेशिया में है। चीन सागर, जावा सागर, इंडोनेशिया। मक्कासार सोजा सेलिविस सागर, जावा सागर, इंडोनेशिया में है। मक्कासार सोजा सेलिविस सागर, जावा सागर, इंडोनेशिया में है। सुगारू आदमी जाप करने लगता है, जापान सागर प्रशांत महासागर, जापान है। सुगारू आदमी जाप करने लगता है, जापान सागर प्रशांत महासागर, जापान है। सुसीमा जापू आदमी है, जापान सागर पूर्वी चीन सागर, जापान। सुसीमा जापू आदमी है, जापान सागर पूर्वी चीन सागर, जापान। बाब अल मंडेब सागर लाल सागर एवं अरब सागर है, यमन जिबूती। बाब अल मंडेब सागर लाल सागर अरब सागर है, यमन जिबूती। अब विश्व के प्रमुख जल डमरूमध्य। जल डमरूमध्य जल का एक संकीर्ण भाग होता है जो जल के दो बड़े निकायों जैसे समुद्र, महासागर या झील को आपस में जोड़ता है और आमतौर पर दो भूमि क्षेत्रों के बीच स्थित होता है। उदाहरण के लिए पाक जल डमरूमध्य, जिब्राल्टर डमरूमध्य, मलक्का जल डमरूमध्य।
स्थल डमरूमध्य भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है। जल डमरूमध्य दो जल को जोड़ेगा, जल की संकीर्ण पट्टी। स्थल डमरूमध्य स्थल की संकीर्ण पट्टी जो दो स्थल निकायों को जोड़ेगा और दो बड़े भूभागों को जोड़ती है। जल के दो बड़े निकायों को अलग करती है, जैसे पनामा स्थल डमरूमध्य उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों को जोड़ती है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। बेरिंग जल डमरूमध्य चुक्सी सागर आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अलास्का एवं रूस को अलग करती है। अलास्का यूएसए एवं चुकचिया चुकोटका प्रायद्वीप रूस को अलग करती है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच है। स्पेन एवं मोरक्को, स्पेन यूरोप में और मोरक्को अफ्रीका में। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच है, मतलब इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच है डोवर जल संधि। तो उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर या इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर या उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच है। मलक्का जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया के बीच है। जावा सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, यहाँ जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी में दिल है। मलक्का, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर या जावा सागर बंगाल की खाड़ी, मलक्का मलेशिया इंडोनेशिया। अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर, जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज। फ्लोरिडा अमेरिका, क्यूबा क्यू फ्लो मैक्स अटलांटिक। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर, अमेरिका और क्यूबा या अमेरिका और वेस्ट इंडीज। फ्लोरिडा अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज़ के बीच है या क्यूबा के बीच है, वेस्ट इंडीज़ या क्यूबा के बीच है। पाक जल डमरूमध्य बंगाल की खाड़ी अरब सागर के बीच है, भारत एवं श्रीलंका के बीच है। नील नदी की लगभग लंबाई 66 किलोमीटर है और अमेजन का 62 किलोमीटर है और मिसिसिपी मिसौरी का भी 62 किलोमीटर है। नील नदी 66, अमेजन 62, मिसिसिपी मिसौरी 62। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन नदी लैगो विल्फ्रेरो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, अमेजन लैगो विल्फ्रेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर, अमेजन तो अटलांटिक महासागर में गिरता है, लैगो विल्फ्रेरो से निकलता है। और वो मिसिसिपी मिसौरी नदी रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। ओवे नदी अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओब की खाड़ी में गिरती है। ओवे नदी अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओब की खाड़ी में गिरती है। हांगहो नदी क्युनलुन पर्वत से निकलती है, चिहिल की खाड़ी में गिरती है। हांगहो नदी क्युनलुन पर्वत से निकलती है और चिहिल की खाड़ी में हांगहो कचकच करते रहता है। क्युनलुन पर्वत से निकलता है और चिहिल की खाड़ी में गिरती है। ओवे नदी अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओवे की खाड़ी में गिरती है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अमेजन लैगो विल्फ्रेरो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। एनिसी नदी रानू ओला पर्वत से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। एनिसी नदी रानू ओला पर्वत से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। कांगो नदी लुआलिया एवं लापुला के संगम से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो नदी लुआलिया एवं लापुला के संगम से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। आमूर नदी सिल्का रूस आर्गून के संगम से निकलती है, टाटर स्ट्रेट में गिरती है। आमूर नदी सिल्का रूस आर्गून के संगम से निकलती है, टाटर स्ट्रेट में निकलती है। लीना नदी बैकाल पर्वत रूस से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। लीना नदी बैकाल आर्क, लीना जो है ना वो बैताल टाइप से आर्क बनाती है। बैकाल पर्वत रूस से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है।
नील नदी विक्टोरिया झील से निकलेगी, भूमध्य सागर में गिरेगी। अमेजन नदी लेगोविल फेरो से निकलेगी, अटलांटिक महासागर में गिरेगी। मिसिसिपी मिसौरी रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकलेगी, मेक्सिको की खाड़ी में गिरेगी। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलेगी, चीन सागर में गिरेगी। ओबे नदी अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओबे की खाड़ी में गिरती है। हांगो नदी क्यूलुन पर्वत से निकलती है और चील की खाड़ी में गिरती है। एनिसी नदी रानूओला पर्वत से निकलती है और आर्कटिक महासागर में गिरती है। एनिसी रानूओला पर्वत से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। कांगो नदी लुआपुला के संगम से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमूर नदी सिल्का रूस आर्गुन के संगम से निकलती है, टाटर स्टेट में गिरती है। सिल्का रूस आर्गुन के संगम से निकलती है, अमूर नदी टाटर स्टेट में गिरती है। लीना नदी बेकाल पर्वत रूस से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है।